आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त दौरा ईरान पर हैं, मगर दौरा ईरान में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बाज न रह सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक और मुतनाज़ गुफ्तगू से मुल्क के सियासी माहौल को उन्होंने भरमा दिया है। उनके ईरान रवाना होने से पहले वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त बयान सामने आया था, एक बयानिया पाकिस्तान का सामने आया था, जिसमें ईरान से बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज किया गया था पाकिस्तान के 14 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर, और ये बताया गया था कि ऐसा ईरान की सरहदी एहलकारों की मुमकिन गफलत की वजह से हुआ है। इंटेलिजेंस शवाहिद वगैरह भी शेयर किए गए थे हुकूमत ईरान के साथ। तवक्को की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वहाँ जाने के बाद इस मामले को सीरियसली टेकअप किया जाएगा, लेकिन ना ही इस दौरे में कोई सीरियसनेस नजर आई, ना ही कोई टेकअप किया गया। और उल्टा हुआ क्या है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वहाँ क्या गुफ्तगू किए, एक मुख्तसर सा अहवाल ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फिर इसका तारुफ भी आपसे कराता हूँ। What we have decided in Pakistan, and this is the entire political spectrum in Pakistan, we have come to the conclusion that we will not allow any militant groups to operate from our soil. We have, this government for the first time in Pakistan is dismantling any militant group in our country. अब गोया ये एतराफ़ जुर्म, ये सरकारी बाज़ाब्ता बाकायदा एतराफ़ जुर्म, और वो भी बैन अल-अक़वामी फ़ोरम पर, और वो भी एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का, क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगा? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ गए थे कुछ और बात करने के लिए, और ये जो बात हो रही है ये क्या वही बात नहीं है जो इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक में जाकर के लोगों को ये बताते रहे कि जी हमारे यहाँ एक चोरों की लॉट है जिसके ऊपर मैं हाकिम बनाया गया हूँ? हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं। कुछ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दर हकीकत कर क्या रहे हैं? मुक़्तदर क़ुव्वतों के सब्र को आखिर कब तक आजमाया जाता रहेगा? इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लतीफ़ा सुनाया था, वो बता रहे थे कि MQM वाले नफीस लोग हैं। उसके बाद दूसरा संगीन लतीफ़ा उन्होंने ये बताया कि PTM वाले हक गो हैं। लतीफ़ों का ये सिलसिला यही महदूद नहीं रहा। आमिर कियानी साहब भी यहाँ पर अपना वजूद मनवाते नजर आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान से अवाम का दुख नहीं देखा जाता, ये देखकर मैं भी थोड़ी देर के लिए अपने तमाम दुख भूल गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ठहरे। उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें कुछ हिस्सा डाल ही दूँ इस मजाक में। फरमाते हैं अल्लाह ताला सरबराह बनाता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। हुजूर ये तो सबको पता है, तो कॉमन सेंस की बात है। अवाम अब ये पूछ रही है हुजूर अगर जिम्मेदारी आ गई है तो फिर उसे डक करने के बजाय फुल टॉस बनाइए, ज़रा खेलिए, कोशिश तो कीजिए। अल्लाह ताला कोशिशें ही कामयाब करता है, इरादे तो अक्सर नाकाम हो जाया करते हैं। नून लीग इस वक्त चैन की बांसुरी बजा रही है। वो पंजाबी मुख्तसरी थोड़ी सी आती है, मुझे कहते हैं हुन आराम है। तहरीक इंसाफ की जो हशर हो रहा है, तहरीक इंसाफ की काबीना का अपने तौर पर जो काबीना है तहरीक इंसाफ की, उसका इजलास हुआ और उसमें तहरीक इंसाफ ही कहीं खाल खाल नजर आ रही थी। माँ सिवा इमरान खान साहब के और 2-4 लोग तबर्रुकन कहीं थे, बाकी मोस्टली PTI से पीपल्स पार्टी से बकौल पीपल्स पार्टी वालों के उधार लिए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर आज में शरीक हो रहे हैं। मुशाहिद साहब, सर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, कैसे आप? सर हुन आराम है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या कर रहे हैं सर? ये दौरा ईरान में अपने खिलाफ FIR कटवाने के लिए गए, या वो जो सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई थी जिसमें हमारा एक अक़लियती वो भी शामिल है शहीद, आपके ख्याल में ये गफलत है, मासूमियत है, नादानी है, क्या इसे नाम दें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुझे आप एक बात ये बताइए कि ये जो कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म है, इनसे क्या तवक्को है आपको? कि ये कोई बहुत बड़े दानिश्वर हैं, ये कोई बहुत बड़े डिप्लोमेट है, ना इनका कोई मुताला है? नजर आता है ना इंसान का। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है ना? ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट होने का क्या मतलब है? अगर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ये निकाल रहे हैं तो अल्लाह किसी को ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ना बनाए। समझ गए आप? देखें कितनी, मैं आपको एक बात, आजकल मैं एक बात ये सोचता हूँ, मुल्क के साथ तो जो इन्होंने करना था वो यही करना था। वो एक अलग दास्तान है, दास्तान है गम, दास्तान है रंजो अलम, बल्कि वो तो आवाम से पूछें पता लग जाएगा। लेकिन ये जो कुछ मुल्क से मुस्तकिल बुनियादों पर एक बचकाना तरीके के साथ, एक बच्चा छोटा नहीं होता निक्कर पहने हुए,
वो भी इनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे दे। आप एक बात बताइए कि वहाँ पे ऐसे वो अंग्रेजियाँ बोल रहे हैं जैसे ये कोई वेस्टर्न चर्चल हो। आपको खुदा का नाम लो, आप किसके साथ बैठे हुए? ईरानी, आपको पता है कि ये बड़े इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा, ये हमेशा से, मैं कई हज़ार सालों की से बता रहा हूँ, और उनकी जो ग्रिप होती है मामलात पे, वो छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात को समझते भी है और उसके बाद कैलकुलेटेड बात करते हैं। वहाँ बैठ के आपको पता ही नहीं। देखें, 2 दिन पहले आपका वजीर खारजा जो यहाँ पे बात कर रहा है, आपने उसके बिल्कुल बरक्स बात कर दी। आपका वजीर खारजा जो एक तजर्बाकार आदमी है, वही है एक इनकी पार्टी में, ठीक, और दूसरा कोई नहीं है। बदतमीज भी नहीं है, जिस तरह से बाकी सारे बदतमीजों की फौज इकट्ठी की हुई है। वो ये कह रहा है कि यहाँ जो 14 सिक्योरिटी अहलकार मसलन फौज के लोग हुए ना, वो शहीद हो गए, उनको निकाल के उनके शनाख्ती कार्ड देख के मार दिया। वजीर खारजा कह रहा है, कोई आम आदमी नहीं कह रहा, और वो मतलब कि एक मैच्योर आदमी है, वो ये कह रहा है कि ये लोग जो हैं ईरान से आए थे, उन्होंने एफसी की यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। तो उसने बड़े अच्छे तरीके से ये कहा कि जी ईरान को ज़रा मेहरबानी करें, वो देखे इसको और इसका हमें कोई हल निकालना चाहिए। यही डिप्लोमेटिक तरीक़ा होता है। अब ये जो इनके नाम के साथ तो प्राइम मिनिस्टर लग गया है, ठीक है, उन्होंने लगवा लिया एम्पायर से मिल के, लेकिन वहाँ गुफ्तगू ज़रा, वहाँ क्या, हर जगह सऊदी अरब में क्या की, यूएई में क्या की, कतर में क्या की, हर जगह कहा, अपने मुल्क को मताऊन किया इन्होंने, अपने मुल्क के लोगों को बुरा भला कहा, और उसके बाद फिर भीख मांगी गए, आओ इन्वेस्ट करो। किसी ने भी नहीं किया। बुरा हाल इसीलिए है मुल्क का। अब वहाँ जाके ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे मुल्क से आपके यहाँ दहशत गर्दी होती है। भाई आपका वजीर खारजा और पीएम अगर एक पेज पे नहीं है तो कौन आपके साथ एक पेज पे होगा? और आपने जिस तरह से, ये पाकिस्तान की तारीख क्या, दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं होता कभी भी कि इतने कोई अहमकाना तरीके से आप अपने मुल्क की, यानी कि ऐसी की तैसी कर रहे हैं उसकी खारजा पॉलिसी की। ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, दोस्त मुल्क है, वो हमारे काम आया है, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल मामलात हैं या मुस्लिम उम्मा के मामलात हैं, कहीं अगर इख्तलाफ है तो कहीं इख्तलाफ नहीं भी है, हम एक दूसरे के बहुत करीब भी हैं, और हमें उसको अपना एक ब्रदर पड़ोसी मुल्क समझ के ही इससे मामला करना है। सर मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब से अगर ये हरकत, ये जुर्म सरजद हुआ होता तो मैं कयास कर सकता हूँ कि क्या तूफ़ान बरपा होना था। खुद इमरान खान साहब ने कुलभूषण के मामले पर जितना आड़े हाथों लिया, खुद हमने भी लिया कि नवाज शरीफ साहब की ज़ुबान नहीं खुलती एंड ऑल दैट। यहाँ अगर इमरान खान नवाज शरीफ को रिप्लेस कर रहे हैं और इमरान खान साहब से वही काम हो जाता जो कि हुआ भी, आपके ख्याल में मुक़्तदर क़ुव्वतें और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, क्या वो इसको ऐसे ही महज एक गफलत समझ करके नज़रअंदाज करेंगे या वाकई इस मामले को देखा जाएगा? नहीं, क्या देखा जाएगा? इससे पहले बहुत सारी बातें उसने इलेक्शन से पहले भी कही हुई हैं, उसकी कैसेट टेप्स सब कुछ मौजूद हैं। मतलब इन जर्नलों के बारे में क्या कहा, फौज के बारे में क्या कहा, मुल्क के बारे में क्या कहा। मुझे एक बात बताएं, सादिक खान के मुकाबले में एक यहूदी को इन्होंने जाके सपोर्ट किया, ये कोई काम कर सकता है दूसरा? इन्होंने ये निशान बनाए हुए हैं, आपने तस्वीरें देखी है ना, ये किसका निशान है? ये इमरान खान ने किया है। ये कोई अंधा नहीं है, सब कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ उस वक्त तो ट्वीट भी हो गई थी और पता नहीं क्या क्या हो गया था, अभी सबको सांप सूंघा हुआ है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये क्या पहले से नहीं पता था कि ये करना है? क्या हकीम सईद ने जो कुछ कहा था या डॉक्टर इसरार ने जो कुछ कहा था, उनसे ज़्यादा बड़ा है कोई? उनसे ज़्यादा समझदार या मुहब्ब वतन या को मुसलमान हो सकता है? उन्होंने इनके बारे में क्या राय दी थी? फिर वो जो गौर शाही का बेटा है, उसके बैनर इनके धरने में लगे थे या नहीं लगे थे? ये सारी चीज़ें देखी नहीं है। और अभी ये क्या कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो करप्शन इन्होंने की, इन्होंने शौकत खानम से की, वो तो एक अलग है ना। वो तो अदालतों में जिसमें जाते नहीं, मतलब खामोश हो जाते हैं, गुन्ने। जहाँ पे अलीमा बाजी मान गई है खुद, हमने नहीं मनवाया उन्हें, उनका जी हाँ 67 अरब है मेरे पास, मैंने मशीनों की सिलाई मशीनों से कमाए हैं, मलका सिलाई मशीन, ठीक है जी।
उनकी दूसरी बहन के 40 अरब निकल आए, 26 मिलियन के अपार्टमेंट निकल आए इनके, कोई न्यूयॉर्क में निकल रहा है, कोई दुबई में निकल रहे हैं, लंदन में निकल रहे हैं, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का पहला आदमी है जो उसने 28 साल की उम्र में ऑफशोर कंपनी बनाई है, ठीक है। यहाँ पे वो लोगों को नवाज शरीफ को कहते रहे और पनामा 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 करते रहे और सारे पनामा वाले अपनी पार्टी में बिठाए हुए। तो ये बातें सबको पता है, इसके बावजूद उसको लोगों ने वोट दिलाने की कोशिश की, थोड़े वोट डाले भी होंगे, मैं ये नहीं कहता, मैं हकीकी आदमी हूँ, हकीकत उसे वोट ज़रूर पड़े होंगे, लेकिन इतने तो नहीं पड़े कि वो जीत जाता, पड़े तो हमें थे। अच्छा, अब ये बात मैं नहीं कह रहा, जजेस कह रहे हैं, अपने फैसलों में कह रहे हैं कि ये फैसला था, या बयानों में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को अगर मतलब के इलेक्शन से पहले जेल से बाहर निकाला गया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। ये हम तो नहीं कह रहे, ठीक है। जस्टिस फाइज ईसा का फैसला क्या कह रहा है, उससे क्या बात जाहिर होती है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको यही मटेरियल मिलना था ना। चीते सबसे बड़ा चीता जो था वो परसों वो कह रहा है आने से पहले अमेरिका में कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और यहाँ आगे उन्हें एक शेर और पढ़ना चाहिए था जब उनको फारिग किया ना इमरान खान ने कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये शेर वो भूल गए। शाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है मुशाहिदुल्लाह खान साहब से। मुशाहिद साहब, सर नए पाकिस्तान में सब कुछ नया होगा अगर तो है, वज़ीर आज़म तो कम से कम नया है, काबीना में अक्सर चेहरे पुराने और वो भी पीपल्स पार्टी से उधार लिए गए। पीपल्स पार्टी वालों का ये कहना है कि भाई सब कुछ तो ले लिया, वज़ीर आज़म भी हमारा ले लो तो ज़रा ज़्यादा तसल्ली होगी। कैसा लगता है इसमें? वो ले लेंगे, वज़ीर आज़म भी ले लेंगे। देखे ना, मैंने अभी जो एक बात की है कि शाह महमूद कुरैशी नहीं है इस टूर पे। क्यों नहीं है भाई? वो जुल्फी बुखारी है और पता नहीं वो तो पहचानी नहीं जा रही डॉक्टर शीरी मज़ारी, क्यों? वो तो इतनी कैमोफ्लेज है उनका तो पता ही नहीं लग रहा। जुल्फी बुखारी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एटीएम मशीन है। अच्छा, वो मशीन को लिए फिर रहे हैं हर तरफ। देखें, इसका तस्वर इस मुल्क में किसी ने इस तरह से हरकत नहीं की है कभी। सारे अपने जानने वाले जो उल्टे सीधे 2 नंबर कामों में इनके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, उनको सबको वज़ीर, मामले ख़ुसूसी, फलाना, ये वो। आपको पता है कि तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है कैबिनेट में। लेकिन कैबिनेट में कुछ फिरदौस आशिक अवान जैसे नजरियाती इन्वर्टेड कॉमास में लोग भी तो मौजूद हैं। बहुत सारे नजरियाती इकट्ठे किए। हफीज शेख अब कमी रह गई थी, वो मतलब हाँ, हफीज शेख जो है नहीं, इसमें एक मजेदार बात है। हफीज शेख पीपल्स पार्टी में भी रहे, मुशर्रफ के साथ भी रहे, ठीक है, चले जी रहे। वो असल में जिनके आदमी हैं वो तो उन्हीं गई हैं, लेकिन कम से कम रिकॉर्ड पे आप देखें कि ये हुकूमत प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी है, पीटीआई का वजूद ख़त्म हो चुका है। मैं दलील क्या दे रहा हूँ आपको? दलील ये है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हफीज शेख को फेडरल मिनिस्टर के बनाने से पहले उससे कहते कम से कम यार पीटीआई में शामिल तो हो जाओ ना, कोई ऐलान ही कर दो 2 लफ्ज़। देखो ना यार, ये हद है। ये इसका मतलब है कि एग्जिस्ट नहीं करती अब पीटीआई, वरना पहले उसे कहते हैं जब तू शामिल हो उसके बाद सोचेंगे हम। वो उसको बना दिया है, सब कुछ कर दिया है। नॉर्मली ट्रेडिशन ये है कि आदमी कर भी जाते हैं, चलो जी शामिल हो जाओ। वो शामिल हो सकता है, इन्होंने कहा, उसने कहा गेट लॉस्ट, मैं क्यों शामिल हूँ, मुझे कोई तुम्हारी पार्टी से क्या लेना है भाई, मैं कोई तुम्हारी पार्टी का। हाँ, उनको इनकी ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। अभी तो वो इनको मतलब के स्केप के लिए आ रहे हैं ना, क्योंकि वो जो थे बू अली सीना इनके, वो तो बेचारे मतलब के इसी चक्कर में उन्होंने 8 महीने गुजार दिए कि मैं अपोजिशन के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग कैसे करूं, उन पे तंज कैसे करूं। यार तुम्हारा ये काम है, अकल के अंधो, तुम्हारी हुकूमत जैसे भी बनाई गई है सारी दुनिया को पता बन गई ना। यार कुछ सर झुका के थोड़ा सा काम कर लो। अपोजिशन को ये वाहिद हुकूमत दुनिया की होगी
जो इश्तिहाल दिलाती है कि हमारी ऐसी तैसी करो। वो कहती है हम कंटेनर देंगे, हम खाना देंगे। अच्छा, अब जरा सा दुम पे पैर आता है तो वो रोते हैं। परसों जिस तरह से इन्होंने तकरीर फरमाई है वहाँ पे और एक जगह में कि जी मुझे 8 महीने तो हुए हैं, मुझे कहते हैं मेरी हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं। मतलब तुम इतने बुज़दिल हो, एक तुम्हारा ये रुख है, दूसरा तुम्हारा ये रुख है, आज हो अभी तो कोई आया नहीं है ना गया है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी भी बुरा वक्त आया है। फवाद चौधरी साहब को उसका नया ठेकेदार बना दिया गया है। आपके ख्याल में, मैं पिछले प्रोग्राम में भी पूछ चुका हूं कि मैट्रिक साइंस से कर लेना ये क्वालिफिकेशन इतनी काफ़ी है कि वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी लगा दिया जाए, या ये इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा या किसी वजारत को दुनिया में ही देनी होती है, तो फिर फवाद चौधरी जैसा गौहर नायाब ला करके उसको गर्क कर दिया जाता है इस तरह की वजारत में? क्या कर लेंगे वो वहाँ? ये सब कुछ PTI को दफन करने का अमल है। मैंने ऐसे नहीं कहा कि PTI ख़त्म हो गई है। देखो ना, अब उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहले आजम स्वाति भी तो रहा है ना। हाँ, उनको उसका भी क्या ताल्लुक है? आप जरा नाम लेना शुरू करें, मैं बताता हूँ कि किसका कहाँ से ताल्लुक है, क्या है क्या नहीं है। और फिर कितने साफ और साफ चली, शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, कितने साफ। आप कह रहे हैं जनाब के प्राइम मिनिस्टर के पास वजीर सेहत का करप्शन का केस आया इसलिए निकाला है। निकालने का निकाला, उसको नैब में क्यों नहीं डाला? तुम तो कहते हो हम तो आए थे साहब के लिए। और ये जो दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, ये इस कराची के एक हाउस में बैठ के बढ़ी हैं। सारे टाइकॉन इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, और उसमें ये भी था वजीर सेहत और भी 2 बड़े ओहदेदार थे इस हुकूमत के। ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं करते ना, इसके खिलाफ भी एक्शन तो कुछ भी नहीं किया। नहीं हुआ। एक आदमी अरबों रुपए बनाया जाए, करोड़ों रुपए बनाया जाए और आप उसको हटा दें, यार ये तो कोई बात नहीं हुई। ये जो हमारे आइंस्टाइन हैं जिनकी आप बात का फरमा रहे हैं, भाई ये अगर ये इनकी परफॉर्मेंस खराब थी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे अच्छी होगी? हमें बता देना भाई। नहीं, वो मरीम औरंगजेब साहिबा ने जो बड़ी ज़बरदस्त वो तकरीर फरमाई थी और उन्होंने वजह बताई थी अपने ट्वीट के ज़रिए, बल्कि कि वो 55 रुपये वाले हेलीकॉप्टर की ईजाद के ज़रिए वो इस मनसब के इक़दार ठहरे। वो इस तरह की ईजादात जो हैं उसके तो वो बानी हैं ही हैं। अब फिज़िक्स केमिस्ट्री जो है वो उसको घुमाएंगे, अल्लाह जाने उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन बात ये है कि ये तो इनका ताल्लुक़ तो कोई नहीं है ना PTI से, सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब ये इनको एक दाव इनका लग गया था। लेकिन मैंने एक बात कही थी और इनके सामने कही थी, सेनेट में खड़े होके कही थी कि तुम्हें इमरान खान जूते मार के निकालेगा। जूते पता कैसे मारे हैं उसने? मतलब अभी तो निकाला है ना, मैंने कहा कि जूते मार के निकालेगा। जूते ऐसे कि इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर हो, रेडियो पाकिस्तान उसके अंडर में ना हो, इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर हो, सबसे बड़ा इदारा PTV उसके अंडर में ना हो, उसका MD उसको कहे गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। तो भाई इसे ही जूते मारना कहते हैं ना। इसको कहते हैं गीला करके जूता मारना, ग्रीस लगा के, बल्कि ताकि आवाज ही ना निकले, खांसो तो आवाज ही ना निकले। सर, लेकिन दूसरी बात फिर ये भी मुझे बताया ना कि पंजाब से खबर आ रही है, वो कितनी मज़ाक़ खेज़ आपको लगी? चौधरी निसार जो अब तक हलफ लेने भी तैयार नहीं थे सूबाई असम्बली का, अब बाकायदा सुना है कि उनके रवाबित भी हुए हैं, किसी जगह मुलाकातें भी हुई हैं, गालिबन उसकी तरदीद भी गालिबन कहीं ना कहीं आई है। लेकिन अचानक एक आदमी जो इतना टेन्योर गुजारने के बाद, 8-9 महीने गुजारने के बाद, अब अचानक उसको कन्विंस किया गया है कि जी आप वज़ारत आला के लिए, रावियान रिवायत ये कहते हैं, फिरदौस आशिक अवान ने जैसी तरदीद की, मैं माथा मेरा ठनका के गालिबन इसका मतलब है कि अब फाइनलाइज हो रहा है ये सारी चीज़ें। कैसे ये सब कुछ अवाम हजम करेगी? चौधरी निसार हैज़ ऑलवेज बीन द फेस ऑफ मुस्लिम लीग नून। देखिए भाईजान, तरदीद जो फिरदौस आशिक अवान ने, मैंने तो नहीं सुनी, मैं तो यहाँ कराची में फिर रहा हूँ। तरदीद तो चौधरी फवाद ने भी की थी ना। हाँ बिल्कुल की थी। कोई तब्दीली नहीं हो रही, असद उमर नहीं जा रहा, कैबिनेट वही है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी इतला नहीं है। और बड़े जले हरूफ में ना सिर्फ छपी बल्कि मीडिया में चली भी, यही है ना। अब उनकी जो सक्सेसर हैं उन्होंने तरदीद एक है, दोनों मतलब पीपल पार्टी के लोग। हाँ जाहिर। तो पीपल पार्टी के लोगों में कुछ चीज़ें तो जो है ना, इक्वेशन तो होगी ना, कदरें तो मुश्तरक है ना। लेकिन बात यह है कि देखें, काम तो शुरू हो चुका है। इमरान खान के कदमों के नीचे से तो ज़मीन सिरक गई है ना। अब को माने या ना माने, बाग तो सारा
नविश्ता दीवार लिखा जा चुका है। अच्छा, अब चीज यह है कि हर चीज का एक तरीका होता है ना, मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी यह है कि मेन जो 440 वोल्ट का झटका था ना, वो तो दे दिया है कठपुतली को, और कठपुतलियों के साथ यही होता है हमेशा। सर कठपुतली आप अगर कहते हैं, मैं उसको थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करूं, कठपुतली मींस के वो जिसे एस्टेब्लिशमेंट लेकर के आए। इस मुल्क में कौन पहले ऐसा रहा है कि जिसे एस्टेब्लिशमेंट नहीं लाई? नून लीग को क्या बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी की आई होगी? पीपल्स पार्टी। बात ये है आप लियाकत अली खान से शुरू हो जाए ना, कायद आजम से शुरू हो जाए, उन्हें तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं लाई थी ना, ठीक है, वो तो खुद ही आए थे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट तो ऐसा ऐसा उसके उन्हीं दिनों में बननी शुरू हो गई थी, ठीक है। 1954 में अयूब खान वर्दी के अंदर डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे ना, और उसके बाद लंबी कहानी है, कौन को क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा उस पर भी रोशनी डाली जा सकती है। चीज़ ये है कि एक होता है सपोर्ट करना, एक होता है नताइज को तब्दील कर देना। ये जो काम अभी हुआ है ना, ये काम किसी इलेक्शन में नहीं हुआ आज तक। इससे पहले तहरीक इंसाफ इल्जाम लगाती थी कि जी 2013 में इंतखाबात के नताइज तभी। उसके बाद जो कमीशन बना उसने क्या फैसला किया मेरे भाई? तहरीक इंसाफ तो ये भी कहती थी ना 35 पंक्चर लगे बाद में कहा कि ये तो सियासी बात थी। मतलब आप देखें कितना सिंप्लीफाई किया हुआ है चीज़ों को। 4 हल्के 35 पंचर। अच्छा, इसको छोड़ दें, फैसला तो फोरम करेगा ना, मेरे और आपके कहने से तो कुछ नहीं होता। फोरम ने ये फैसला कर दिया कि ये सब गलत कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो कुछ हुआ है ये तो सारी दुनिया खुली आंख अच्छा, उस वक्त सारी दुनिया ये नहीं कह रही थी, वो कह रहे थे इलेक्शन ठीक हुए। अब सारी दुनिया कह रही है, आज भी कहती है। इनके लोग अभी भी जाते हैं ना किसी ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में इधर उधर, वहां वो कहते हैं इन्हें कि तुम्हारा इलेक्शन नहीं गलत हुआ, फ्रॉड हुआ है, इसके नतीजे गलत हैं। अच्छा, अब ये बात सारी दुनिया को पता है ना, आरटीएस सिस्टम फेल हो गया था। हाँ जी, जो कि फेल नहीं हुआ था। रात 2 बजे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, अगले दिन जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार, जो डैम के फंड पैसे अपनी जेबों में लिए फिर रहा है, ठीक है, उसने ये कहा कि मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फोन किया। 3 वो सो रहा था। यार ये कभी हुआ है कि अगर वो वाकई सो रहा था तो इसलिए सो रहा था कि उसके हाथ में कुछ नहीं था, ठीक है। और फिर अचानक आरटीएस सिस्टम फेल हो गया, फिर जनाब पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया गया। अच्छा, पोलिंग स्टेशनों पे तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। सर, लेकिन आपकी बात को कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए ब्रेक पर जाने का वक्त भी हो चुका है, लेकिन एक थ्योरी है विच में बी रॉन्ग। एस्टेब्लिशमेंट इतनी होशियार तो ज़रूर थी कि उसने 5 साल आसिफ अली जरदारी को दिए, 5 साल में तिगनी का नाच नचा दिया। उन्होंने जमहूरियत पनपती रही, जमहूर मरती रही। 5 साल उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दे दिए ताकि ये कहने को भी ना हो कि जी हमें तो कभी टेन्योर पूरा करने का मौका भी ना मिला। और उस दौरान में कुलभूषण एपिसोड भी हुई और बहुत सारी चीज़ें भी हुई, बहुत सारे स्कैम्स भी आए, सब कुछ हुआ। पनामा फिर एक फ्लैश पॉइंट बना, लेकिन लोगों को तरक्की का सही मानों में मुंह देखना तो नसीब नहीं हुआ। उसे एक तरह से जिस तरह से जमहूरी अदवार में किसी महज़ब मुल्क में हुआ करता है। 5 साल इन्होंने सपोज कर लिया, आपके अगर इसी नज़रिए को मान लिया जाए कि इमरान खान को भी दे दिया, फिर तो हम्माम में सारे वही निकले ना जो मैं कह नहीं सकता ऑन ईयर। 5 साल करके 15 साल दे दिए। इसका मतलब है कि फिर हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, खुदा न खास्ता। आप ऑन एयर भी नहीं कह सकते, वैसे भी नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि 2013 में मुल्क की क्या हालत थी और 2018 में हमने कहाँ पे छोड़ा है। मुझे आप इसकी तरदीद करके बताएं ना, आप ऑन एयर या जैसे मर्जी, कि 3 से हम 5.8 पे जीडीपी लेके गए या नहीं गए? 6 बिलियन से 24 बिलियन पे हम रिजर्व लेके गए या नहीं गए? महंगाई की शरह 70 साल की हिस्ट्री की कम से कम हुई या नहीं हुई? मेट्रो बनी या नहीं बनी? 3, ठीक है। और फिर 4 सूबों में काम हुए, मोटरवे के 1700 किलोमीटर बने या नहीं बने? ठीक है, चीज़ें अपग्रेड हुई या नहीं हुई? सड़कें, अंडर पास, ओवरहेड ब्रिजेस, हॉस्पिटल, फलाना, ये सारे किसी और दौर में नहीं हुए। तो भाई आप ऑन एयर कह सकते हैं। लेकिन सर मैं ऑन एयर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, और वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हॉस्पिटल पे याद आया, नवाज शरीफ साहब के दौर में अगर हॉस्पिटल बने मुल्क में, लोगों को सेहत आमा की सहूलियात मिली,
कैसे चूक हो गई कि हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, आज के हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, शहबाज शरीफ साहब को हेल्थ फैसिलिटी के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। नाज़रीन, इसी किस्म की कुछ गुफ्तगू है। मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ शऊर हासिल करने की कोशिश करेंगे, कुछ आगाही हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं नाज़रीन। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सर, ये आप बता रहे थे कि आपके दौर में लोगों को मेयारी तिब्बी सहूलियात जो है फराम की गई, उन लोगों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रादर और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, साबिक़ खादिम आला रादर, उनको इंक्लूड करना क्यों भूल गए? क्योंकि वो अपने इलाज के लिए अक्सर बाहर जाया करते थे और आज भी इस वक्त उनकी पोती भी गालिबन कुछ अर्से पहले। ये दो बातें हैं। देखें, हमारा मुल्क जो है कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। हमारे मुल्क के मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ PMLN और नवाज शरीफ की बात करता हूँ कि उसने जितना उसका बस चला ना, उसने ना सिर्फ किया है बल्कि दिखाया है लोगों को। अस्पताल भी बना के दिए। मसलन अभी कार्डियक का जो रावलपिंडी में RIC बनाया है, ठीक है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। इसी तरह और भी। अच्छा, अब आप दूसरा हिस्सा आप जो फरमा रहे हैं कि जी बाहर लोग जाते हैं। इमरान खान भी जब गिरा था ना, जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुआ था, लंदन ही गया था, अपना इलाज कराया था, और मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। देखें, ये जब बीमार होता है ना, तो जो भी पेशेंट होता है उसको ये ख्याल आता है, यार मैं मर ही ना जाऊँगा इस बीमारी से। तो ये हक जो है ना, ये पेशेंट का होता है। आप अगर एक अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पे वो सारी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। मेरे 9 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनमें से 4 बाहर हुए हैं और अभी 4 नहीं 5, ठीक है, अभी एक और होना है। मैं इस सारे खेल को समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि इलाज पेशेंट की मर्ज़ी से होगा, और आज भी दुनिया के अस्पतालों में आपको आम पाकिस्तानी मिलेंगे जो अस्पतालों में पड़े हुए अपना इलाज करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी करा रहे हैं, मुल्क से बाहर भी करा रहे हैं। तो यार, आप नवाज शरीफ को इस बात की अगर सज़ा देना चाहते हैं ज़रूर दें कि उसने इस तरह के अस्पताल नहीं बनाए, लेकिन फिर जजा भी तो देना जो कुछ उसने किया जो किसी और ने नहीं किया। 40 साल इस मुल्क पे हुक्मरानी की है जिन लोगों ने, उन्होंने तो कोई ये काम नहीं किए ना। तो वो रिवार्ड देने को आप तैयार नहीं है, सजा देने को तैयार हैं सर। ये और वो भी एक बीमार आदमी को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अभी कुछ अर्से पहले MQM को नफीस करार दिया था, जिस पर खुद लेनी की देनी मच गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और उसके बाद फिर रही सही कसर उन्होंने PTM को हक पर ठहरा करके कर दी। उन्होंने कहा जी बात सही कर रहे हैं, लेकिन इनका लहजा जो है वो गलत है। PTM बात सही कर रही है, PTM यानी हक परस्त हो गए, और MQM भी सही कर रही है। तो फिर MQM के साथ आप लोगों ने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो आप लोगों ने आपस में साइन किया, जिसमें MQM को दहशतगर्द जमात ठहराया, उस वक्त आपने ये बात गोश गुजार नहीं की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर जमातों के कि जी ये टेररिस्ट हैं, इनके साथ कोई मेल मिलाप ना रखा जाए? हर जमात को जब ज़रूरत पड़ी तब उसने जा कर के MQM के पास माथा टेका। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई भी पार्टी या ग्रुप वो अपने बंदे इलेक्ट करा के पार्लियामेंट में भेज देता है ना, तो फिर आप उसको इसलिए टेररिस्ट नहीं कह सकते कि आपने उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है, और आप उसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हैं जो टेररिस्ट नहीं होता, ठीक है। आप उसको पार्लिमानी क़ुव्वत तस्लीम करते हैं तो वो पार्लिमान का इलेक्शन लड़ता है, और वो जब पहुंच जाता है तो बाकायदा क़ुव्वत बन जाता है। अब MQM भी एक क़ुव्वत है। जो कुछ उन्होंने कराची में किया वो सारी दुनिया के सामने है, लेकिन उनको यहाँ के जब लोग देखें, आप आवाम चाहे वो सही फैसला करे गलत फैसला करे, उन्हें डिप्राइव नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक नफीस करार देने का ताल्लुक़ है, तो ये तो आप जोर है कि ख़ानदान से जाके पूछें आप कि कितनी नफासत से उन्होंने काम किया था उनका बेचारियों का, उसको भूल गए ये। मतलब इनका हाल ये है। ये यू टर्न तो इबादत है ना सर? नहीं, यू टर्न नहीं है, यू टर्न और चीज़ है। यू टर्न वैसे तो बेगैरती होती है मेरे नज़दीक, वादा खिलाफी होती है, और क्या है। मुझे आप एक बात बताएं, झूठ बोलने को आप यू टर्न कहते हैं? आज एक बात कह रहे हैं, कल को दूसरी बात करते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आप इस मुल्क के लोगों को, बच्चों को आप क्या तरबियत दे रहे हैं कि तुम अपनी बात पे कभी कायम ना रहना। मुझे ज़रा मिसाल तो देना। मदीना की रियासत की बात करते हैं
कि किसने यू टर्न कभी लिया था, जरा मुझे बताएं ना। किसी नबियों को तो छोड़ दें, उसके अलावा जो खुलफा थे या उसके बाद जो लोग अपनी बात पे मर जाते थे, कट जाते थे, एक दफा बात कर दी ये कह रहे हैं जी आप जो मर्जी करें। ये बातें नशे में होती है, ये जहन जो है ना इनस्टेबल हो जाए ना, एक वक्त ऐसा आता है जब ऐसी हरकतें आप करते हैं तो आपका दिमाग ही काम नहीं करता, तो उस वक्त आप ये बातें कर सकते हैं। और हम इसलिए इनकी माफ़ी, मैंने तो कहा था कि यार ये खुदा का नाम, ये उल्टी सीधी हरकतें छोड़ दो, ये इस वक्त जमा में इख्तदार जो है ना ये आपके हाथ में है। अच्छा सर, टाइम मैगजीन ने एक मजाक किया है, उन्होंने इमरान खान साहब को 100 इन्फ्लुएंशियल तरीन पर्सनैलिटीज़ में शामिल किया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अपोजिशन मुझे जो है वो तकरीर नहीं करने देती, वो पार्लियामेंट का मुंह देखना बंद कर देते हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं हर बुध को आया करूंगा दर्शन देने। इतना मजबूत आदमी जिसको टाइम मैगजीन जिसकी मजबूती का एतराफ़ कर रहा है, वो इतना कमज़ोर कैसे पड़ जाता है कि अपोजिशन के डर से, अपोजिशन के खौफ से, अपोजिशन की किसी एक बात की अंदेशे से वो पार्लियामेंट का मुंह देखना बंद कर देता है? क्या वजह है? देखिए, पार्लियामेंट, जिस शख्स ने जमहूरियत की कब्र बनाई हो पार्लियामेंट के सामने, उसका पार्लियामेंट और जमहूरियत से क्या ताल्लुक़ है भाई। और ये जो टाइम्स ने दे दिया है, उन्होंने तो और भी ऐसी ऐसी चीज़ों को दिया हुआ है कि अल्लाह ही अल्लाह है, तो उन्हीं में ये भी शामिल हो गए हैं। तो वो उसको छोड़े, बात ये है कि ये इतने बहादुर हैं कि 2 इंस्पेक्टर आए थे ये मकान फलांग के दीवार, और ख़ुद वो बताते हैं बड़े फ़ख्र से कि मैं भाग गया था अपने घर वालों को छोड़ के। तो अब वो टाइम्स वालों को अगर ये बातें नहीं पता। सर वैसे अगर मैंने इस मौके पे वो तस्वीर अगर ना देखी होती और मैं ये सवाल थ्रो ना करता तो मुझ पर बायसनेस का इल्ज़ाम लग जाता, लेकिन फिर भी मैं पूछ के रस्म पूरी कर देता हूँ। दीवार तो हमजा शहबाज भी फलांग गए थे, कोई नहीं फलांगी उसमें। वो नैब के उसमें हमने खुद देखा था, ब्लू कलर के वो उसमें पहने हुए थे कपड़े और वास्कोट पहनी थी ब्लैक वाली। ये जो अभी नैब की एपिसोड हुई थी, नहीं बिल्कुल नहीं फलांगी। देखें, शहबाज अपना हमजा शहबाज वो शख्स है जिसने 18 साल की उम्र में सख्त तरीन 6-8 महीने जेल काटी है। ये कोई इमरान खान से थोड़ी है, वो कोई चीता थोड़ी है। इमरान खान ने जो चीतर रखे हुए हैं कैसे भागते हैं अभी पता लग जाएगा। ये ना आपने देखी है ना कहीं दिखाई गई है। हमजा शहबाज कहीं नहीं भागा, उसने कोर्ट के अंदर वकील भेजे हैं, उनका इंतज़ार किया, वहाँ से फैसला आ गया। वो कौन से नैब वाले थे जो सियासी तकरीरें कर रहे थे बाहर खड़े हुए? किन नैब वालों की बात करते हैं? उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि जी वो भाग गए या कुछ का चले गए। उन्होंने तो कहा अल्लामा इकबाल की बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं। सर वज़ीर-ए-आज़म फरमा रहे हैं वुज़रा और मीडिया हक़ाइक़ बताएं, लोगों को डराए नहीं, उम्मीद दिलाएं। सर उम्मीद दिलाते दिलाते तो 9 महीने आ गए और हर दफ़ा हर सवाल के जवाब में मेरे शो में हफ्ते में कम से कम 5 दिन पीटीआई के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनका जवाब 70 सालों की कारकर्दगी से शुरू होता है। 70 सालों में पाकिस्तान को डुबो दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद मरतबा कहा, मैं तो ईमान ले आ चुका हूँ, दूसरे लाए ना लाएं, कि आसिफ अली जरदारी साहब के मुशीरों ने और नवाज शरीफ साहब के मुशीरों ने मुल्क को डुबा दिया। चले मान लिया, तो फिर हफीज़ शेख साहब की कारकर्दगी को एक्सक्लूड करके उनको एक जो है ना वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करके या एनओसी जारी करके उनको फिर धो धुला करके फिर असम्बली में लेकर के आ गए और फिर अपनी काबीना में शामिल कर लिया। कन्फ्यूज़ हूँ मैं खुद। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई मुशीर वशीर जो है ना, मुशीर अगर मशवरे दे रहा है तो जिसको मशवरा दे रहा है इस्तेकाक तो उसका है ना, किसका मशवरा मानता है। उन्हीं साजिशें हैं वही खिलाफ अवाम, मशवरे हैं वही मुशीरों के। हाँ, मशवरे तो वो उनका तो है। और फिर ये सारे काबू में भी आ जाते हैं। ये मशवरे देने वाले जो होते हैं ना, कहीं ना कहीं ये पकड़े भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं जाते, चुप करके मशवरा दिया। वो है ना, लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून देता है जल्लादों के मस्कन का सराग, और साजिशें लाख उड़ाती फिरें जुल्मत के नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। तो भाईजान, ये जो इस तरह के उल्टे सीधे मशवरे देते हैं ये भी पकड़े जाते हैं, और जो मशवरे कबूल करते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। मशवरा कोई चीज़ नहीं होती। जरदारी साहब ने अगर एक फैसला किया तो वो जरदारी साहब ने किया, नवाज शरीफ साहब ने किया तो वो नवाज शरीफ साहब ने किया है। इमरान खान तो फैसला फूक पे कर रहा है ना, फूकों वाली सरकार है वो। उनके तो अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो सोच समझ के कोई फैसला कर सकें। सर मीडिया के आंसू पोंछने के लिए आप किन अल्फाज का चुनाव करना चाहेंगे? क्योंकि जो कुछ भी था
पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 8 बजे से लेकर तवर्रा शुरू होता था और रात 12 बजे तक सिलसिला जारी होता था। आसिफ ज़रदारी साहब को फिक्र ही नहीं होती थी, वो अपने काम में लगे हुए होते थे, पीपल्स पार्टी के लोग अपने काम कर रहे होते थे, हुकूमत चल रही थी, जमहूरियत आगे बढ़ रही थी। जमहूर के बारे में मजमून लिखा जा सकता है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो 8 बजे के टाइम स्लॉट पे एक एंकर बैठ करके, खुद मुझे अक्सर चुभती थी उनकी बातें, वो नवाज शरीफ से शुरू करता था और शहबाज शरीफ पे ख़त्म करता था 8 बजे के टाइम स्लॉट पे। उसको भी अभी एक बड़े चैनल पे, ज़बरदस्त चैनल पे प्रमोशन मिली है, हालांकि उन्होंने मुल्क छोड़ने का जिक्र भी किया था, और खैर झूठ बोलना तो आजकल फैशन है। ये मुझे बताइए, ये मीडिया पे ये तब्दीली जो एक गुर्ज की तरह आकर के हमारे आसाब पर नाजिल हुई है, मीडिया वालों के साथ बजट के मामलात हुए हैं, कुछ और दीगर चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में, वाकई उस वक्त आप लोगों ने इतना मतलब एक आई वॉश कर रखा था कि जी हर चीज़ एक आपने मसनूई बना रखी थी। जब हकीकत पसंद हुकूमत आई तो हमें उसने हकीकत का जब चेहरा दिखाया, हम बौला गए, हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। देखिए भाई, बात यह है, मीडिया, आप आज के मीडिया की बात करते हैं ना, मीडिया 60s में भी था। उस वक्त 2-4 अखबार होते थे। सर मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है, आपके पास 30 सेकेंड है। उस वक्त होते थे, लेकिन उस वक्त भी लोग जेलों में जाते थे, हक बात करते थे, ठीक है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मीडिया एक इंतहाई अहम सोसाइटी का कंपोनेंट है। ये जो हालात हैं ना जमहूरियत के या दीगर चीज़ों के, वही मीडिया के भी हैं। एज बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और हो रहे हैं मैच्योर, गलतियाँ दूर हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ अरसा इन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह रहम करे। नाजरीन, मुशाहिद साहब से मैं कुछ तवक्को कर रहा था कि ये कोई अच्छी खबर देंगे, लेकिन इन दिया कि अभी ब्रेक पर पाँव रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मामलात में बेहतरी करे परवरदिगार। इसी के साथ हमारे शो का टाइम अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब और हमारे